हे एवरीबॉडी, हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल इन्फो आइलैंड। तो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग और कैसा रहा आपका नीट 2024 का एग्जामिनेशन। गाइस, क्योंकि अब हम नीट की बात कर रहे हैं, लेट मी जस्ट टेल यू वन थिंग। आप में से काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स में ये कंफ्यूजन चल रहा है, क्योंकि कल मैं जैसे स्क्रॉल डाउन कर रही थी तो काफ़ी ज़्यादा देखने को ये मिल रहा था कि मोस्टली कैंडिडेट्स ये फील कर रहे हैं कि जो नीट का एग्ज़ाम है वो लीक हो गया था और जिसके कारण वो वापस से कंडक्ट करवाया जाएगा। तो गाइज, लेट मी जस्ट क्लियर दिस अप टू यू। ऐसा कुछ नहीं है। एनटीए ने रिसेंटली अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर ये नोटिफिकेशन जारी करा है कि जो नीट का 2024 का एग्जामिनेशन था वो रिकंडक्ट नहीं कराया जाया था, नहीं कराया गया जाएगा। एक्चुअल में कुछ सेंटर्स पर क्या हुआ था, कुछ गलत एग्जामिनेशन पेपर डिस्ट्रीब्यूट हो गए थे, जिसके बाद उन्होंने उन सेंटर्स पर उन क्वेश्चंस पेपर को हटा के जो करेक्ट क्वेश्चन पेपर था फिर वो रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए थे। तो वहां पर भी वो चीज क्लियर हो गई है। तो प्लीज, अगर आप में से कोई सोच रहा है कि नीट 2024 का पेपर रिकंडक्ट कराया जाएगा, तो लेट मी जस्ट टेल यू दिस, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। नीट 2024 इज ओवर एज पर द रीसेंट नोटिफिकेशन, जो कि रीसेंट नोटिस आया है एनटीए के द्वारा, उसमें ऐसा मेंशन है। बाकी अगर अभी हम वेट करते हैं, आगे कोई नोटिफिकेशन आता है तो हम आपको बता देंगे। ओके, सो कमिंग बैक टू टुडेज वीडियो, आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश मेट्रो का जो एग्जामिनेशन होने वाला है गाइज 2024 का, जो कि अभी आपका 11 मई 2024 से शुरू हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम वो सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, गाइज वीडियो को प्लीज पूरा देखना, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस हम शेयर करने वाले हैं आज, उसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो इसमें हमने सारे आपके लिए प्रीवियस ईयर से जो क्वेश्चन थे, जो कि काफी ज्यादा फ्रीक्वेंटली पूछे जा रहे थे, और 100% जिसका चांसेस है कि वो इस साल भी आएगा आपके 11 मई 2024 के पेपर में, या फिर आप कहिए कि यूपी मेट्रो जो इस साल 2024 का एग्जाम कंडक्ट करा रहा है उसमें। तो यस, वीडियो को पूरा देखना। आज हम बात करने वाले हैं वो सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और यस, वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आप लोग नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो प्लीज प्लीज प्लीज, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, जल्दी से जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल आइकन पे जरूर हिट कर देना, जिससे जब भी हम एक न्यू वीडियो के साथ आए आपको उसका नोटिफिकेशन अपने पास मिल जाए। तो चलिए, लेट्स बिगिन। तो आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा कंडक्ट कराया गया 2024 के एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में। तो गाइस, वीडियो इंपॉर्टेंट है, पूरी देखना, स्किप मत करना। और गाइस, वन थिंग मोर, क्योंकि आज हम बात करेंगे वो सारे मॉडल टेस्ट पेपर, प्रीवियस पेपर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, उससे पहले मैं बताना चाहूंगी, काफी ज्यादा बच्चों के लिए हेल्पफुल होगा कि यूपी मेट्रो का सिलेबस इस साल जो रहने वाला है वो, और जो एग्जाम पैटर्न रहने वाला है वो, जिससे कि अभी तक जिन लोगों ने वो एक होता है ना रिविजन वाले टाइम में नहीं पहुंचे हैं, दे आर प्रिपेयरिंग, तो वो इसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर लें, सो दैट उनको काफी ज्यादा हेल्प मिल जाए। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन है, उसने जो ये पर्टिकुलर नोटिफिकेशन निकाला है, वो निकाला है 439 वैकेंसीज के लिए। तो ये जो जॉब पोस्ट है वो आपकी 439 वैकेंसीज के लिए है, जिसमें बहुत सारे एग्जीक्यूटिव एज वेल एज नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट शामिल हैं। तो जो ऑनलाइन एप्लीकेशन थी गाइज इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, इनफैक्ट बंद भी हो गई है, वो 20th ऑफ मार्च से ही शुरू हो गई थी और अप्रैल 19 तक वो प्रोसेस चला था। उसके बाद बात करें सिलेक्शन की, तो गाइज जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे, उनका सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ उनके रिटन एग्जामिनेशन की परफॉर्मेंस पे बेस होगा, और उसके बाद नेक्स्ट लेवल में दे आर एलिजिबल टू गो। सो गाइज, बात कर ले एग्जामिनेशन पैटर्न की। तो एग्जामिनेशन पैटर्न क्या रहने वाला है, जो यूपीएमआरसी एग्जाम पैटर्न है वो कंसिस्ट करता है आपकी 4 मेन सेक्शंस, जो कि सारी पोस्ट के लिए एप्लीकेबल है, जिसमें आपका इंग्लिश हुआ, लॉजिकल रीजनिंग हुआ, क्वांट हुआ, क्वांट यानी कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हुआ, और आपका जनरल अवेयरनेस जो हुआ। ये सारे सेक्शंस में ये 4 सेक्शंस रहेंगे आपके, और इन्हीं में से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अ टोटल ऑफ 140 क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड, जिसमें हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, जिसको हम टोटल सम अप करें तो आपका पूरा जो पेपर होगा वो 140 मार्क्स का होगा। गाइस, सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की अगर मैं बात करूं, तो अगर हम जनरल नॉलेज की बात करें तो हमारे पास इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, जनरल साइंस, साइंस रिसर्च, अवार्ड्स, पर्सनालिटीज एंड इंस्टीट्यूशन,
sports, current affairs, Indian art, culture, dance, music, Indian history and Indian national movement, Indian geography, agriculture movement, Indian economy, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहने वाले हैं आपके जनरल नॉलेज में। और इससे रिलेटेड अगर आपको इंडियन फोक डांस, म्यूजिक, अवार्ड्स, स्पोर्ट्स, पर्सनालिटीज, इनसे रिलेटेड कोई भी वीडियो देखना है तो इट इज लाइव ऑन आवर चैनल, आप जल्दी से जाइए देखिए। मैं सबके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी so that it will be easier for you guys to find it out and watch it. नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट इंग्लिश, तो इंग्लिश के कुछ टॉपिक्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं और जिनमें से क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, तो दैट इंक्लूड्स एरर स्पॉटिंग, स्पेलिंग टेस्ट, सब्स्टिट्यूशन, पैसेज कंप्लीशन, idioms and phrases, reading comprehension, cloze test, synonyms and antonyms, fill in the blanks, spotting errors, para completion, and at last joining sentences. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट लॉजिकल एबिलिटी के लिए कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहने वाले हैं इस पेपर में। सो गाइस, कोडिंग एंड डिकोडिंग, मिसिंग कैरेक्टर्स, सीरीज कंप्लीशन, पजल टेस्ट, असर्शन एंड रीजन, डेटा सफिशिएंसी, एनोलॉजी, क्लासिफिकेशन, लॉजिकल वेन डायग्राम्स, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन, और ये जो ब्लड रिलेशन से कॉमनली क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो सब आपका लॉजिकल एबिलिटी में कवर होगा। नेक्स्ट अप इफ वी टॉक अबाउट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं किन टॉपिक से रिलेटेड। सो गाइस, पीएनएल व्हिच इज प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, डेटा इंटरप्रिटेशन, सिंप्लीफिकेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, परसेंटेज, एवरेज, नंबर सिस्टम, एचसीएफ एंड एलसीएम, मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके क्वांट के। फिर सिविल इंजीनियरिंग में वो कवर करेंगे सॉइल, हाइड्रोलिक्स, बिल्डिंग मटेरियल्स, environmental engineering, surveying, soil mechanics, etc. Next, for electrical engineering, electrical machines, first phase and third phase transformers, general transmission and distribution, utilization of electrical energy, analog electronics, control systems, electronic components and materials, measuring instruments, principle of instrumentation, fundamentals of digital electronics, power systems and transformers. तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाले हैं आपके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। एंड एट लास्ट एसएनटी इंजीनियरिंग की बात करें तो उसमें जो टॉपिक कवर होंगे इस एग्जाम के लिए तो वो है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल सिस्टम्स, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड मटेरियल्स, मटेरियल्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, प्रिंसिपल ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन, फंडामेंटल्स ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, basics of microprocessors, power of electronics, computer and instrumentation, and at last we have quality and reliability techniques. तो ये सारे important topics सब्जेक्ट वाइज हमने आपको डिस्ट्रीब्यूट करके बता दिए हैं। जिन भी कैंडिडेट्स ने अभी इनमें से अगर कुछ अच्छे से प्रिपेयर नहीं करा है, सो प्लीज 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 इट्स अ मस्ट, इन टॉपिक्स को बिल्कुल मत छोड़ना। तो चलिए गाइज, अब देख लेते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको इस एग्जामिनेशन में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग assumptions इज ट्रू फॉर आर्मेचर कंट्रोल्ड डीसी मोटर। तो इसमें आपको ऑप्शंस दिए गए हैं जिसमें से ऑप्शन सी विच इज बैक ईएमएफ इज प्रोपोर्शनल टू स्पीड इज द करेक्ट आंसर। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आपको यहाँ पर इस तरह का कुछ डायग्राम दिया जाएगा जिसमें इस सर्किट को पहचान के आपको बताना है कि कौन सा रिप्रेजेंट करता है ए बाय ए एन। तो यस, इसमें आपका ऑप्शन डी है विच इज फुल सबट्रैक्टर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद रेफरेंस टू माइक्रोप्रोसेसर्स। तो इसमें ऑप्शन सी जो है, दैट माइक्रोप्रोसेसर्स डोंट हैव एन ऑफ चिप मेमोरी, ये जो है ये सही नहीं है। The costs created from the effort to reduce poor quality are called prevention cost. General purpose interface bus यानी कि GPBI has a typical maximum speed of what? So 1 MB per second is the correct answer. Which of the following options is not an example of servo mechanism? जिसमें option C यानी कि manual speed control is not an example of servo mechanism. A 5-bit binary counter starts with 0, 0, 0, 0, 0. 5 times 0 is
are there. Determine the count after 144 input pulses. तो इसका correct answer है 10,000. Which of the following statements is incorrect? तो इसमें जो option A है, that similar to the MOSFET, the IGBT has a low impedance gate is something which is incorrect और बाकी के जो 3 option आपको दिए गए हैं B, C, D ये correct है. नेक्स्ट यहाँ पर अगेन आपको एक इस तरह का डायग्राम दिया गया है एंड फॉर द सिस्टम शोन इन द गिवन फिगर द एरर वोल्टेज E इज गिवन बाय. तो यहाँ पर आपको इक्वेशन फाइंड आउट करनी है एंड द करेक्ट इक्वेशन इज VR डैश VTR2 by R1 plus R2. Next question, say shape of a Lissajous figure depends on what? So it depends on amplitude, phase and frequency of the two waves. Next question, the distortion factor for a three-phase fully controlled bridge rectifier is, so this is the correct answer, option C. The number of registers and flags in 8086 are, so 13, 16-bit registers and 9 flags. ALU, which is arithmetic logical unit, is a microprocessor executes all arithmetic and logic instructions. So देखा आपने, the full form itself describe कि उस चीज में क्या होता है. इसीलिए हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है फुल फॉर्म्स का पता होना, क्योंकि अगर हमें किसी भी एब्रीविएशन का एक्सपेंडेड फॉर्म पता होता है तो एटलीस्ट एक आइडिया मिल जाता है कि ओके दिस पर्टिकुलर थिंग इज रिलेटेड टू दिस थिंग. A decoder having an enable input is termed as, so it is termed as a decoder demultiplexer. Which of the following is not true of a limit cycle? So oscillation peculiar to linear systems is something which is not true here in the 4 options. JMP ADDR16 is what? So one thing to note here is that ADDR16 is any 16-bit address. So JMP any 16-bit address is what? So it's a 3-byte instruction. A vibration galvanometer is used as a detector in a high voltage shearing bridge. Okay, now coming to the questions जो कि हर बार ऑलमोस्ट हर बार पूछे गए हैं एंड विच आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट. सो लेट मी जस्ट मार्क इट VIMP हियर विच स्टेट्स फॉर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. ओके, सो विद्युत इस्त्री हीटर और सोल्डरिंग के लिए किस प्रकार का केबल सबसे अच्छा काम करता है? सो VIR यानी कि वेल्केनाइज्ड इंसुलेशन रबर इज द करेक्ट आंसर. ये सबसे अच्छा कार्य करता है. एक आर्मेचर चालक में प्रेषित EMF की दिशा का निर्धारण किस सहायता से किया जा सकता है? सो गाइस फ्लेमिंग के जो दाहिने हाथ का नियम है द लॉ, उसके द्वारा किया जा सकता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 फेज प्रेरण मोटर रोटर किस गति से घूर्णन करती है? सो तुल्यकालिक गति इज द राइट आंसर. और तुल्यकालिक गति से कम की जो गति होती है उस पर वो घूमती है. जब एक मोटर रेटेड आर्मेचर विभव और रेटेड फील्ड धारा पर चलती है, इसे किसके रूप में परिभाषित किया जाता है? तो इसे मोटर की आधार गति के रूप में परिभाषित किया जाता है. नेक्स्ट है, एसी आपूर्ति में यदि लोड यह है तो धारा और वोल्टेज एक ही फेज में होते हैं. तो इसका करेक्ट आंसर है कि किस फेज में होते हैं? शुद्ध ओमिक प्रतिरोध. KWH यानी कि किलोवाट आवर meter can also be classified as what? So it can also be classified as an integrating instrument. भारत के मानकों के अनुसार एक वितरण ट्रांसफार्मर क्या होता है? तो वो होता है 11/0.4 kV. यहाँ V stands for volt. AC ट्रांसमिशन प्रणाली DC ट्रांसमिशन प्रणाली की तुलना में कैसी होती है? तो वो उससे कम कुशल होती है. वह आघूर्ण जो उपयोगी कार्य करने के लिए उपलब्ध होता है किस नाम से जाना जाता है? तो वो शाफ्ट आघूर्ण के नाम से जाना जाता है. जब सिलिकॉन पर ताप आरोपित किया जाता है तो किस में से बढ़ोतरी होती है? तो गाइस चालकता में से बढ़ोतरी होती है. एक मशीन जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है वो क्या कहलाता है? जनरेटर. एसी आपूर्ति में
प्रति सेकंड चक्र की संख्या को क्या कहा जाता है? तो जो होता है प्रति सेकंड जो चक्र होता है उसे हम फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति के नाम से जानते हैं। एक एसी प्रणाली में फेस कनेक्शन का जो क्रम होता है वो क्या होता है? तो जो फेस कनेक्शन होते हैं उसमें सबसे पहले आता है लाल, फिर आता है पीला और उसके बाद आता है नीला। वातमापी को किसके रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो उसको एक संकेती उपकरण के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। महासागर के पास स्थित बांध का इस्तेमाल करके किस प्रकार की ऊर्जा विद्युत शक्ति में बदल जाती है? तो गाइस, जब महासागर के पास जो स्थित बांध होते हैं और जो डैम्स होते हैं, जब हम उनको यूज करते हैं तो हम किस तरह की एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहे हैं? तो गाइस, जो तरंग ऊर्जा होती है उसकी जो ऊर्जा होती है उसको विद्युत शक्ति में हम वहां पर बदल देते हैं। इंसुलेशन प्रतिरोध का मान किस में दिया जाता है? मेगा ओम। और ओम का सिंबल assuming आपको पता ही होगा, so this is the symbol of ohm. एन प्रकार के अर्धचालकों में अधिकांश वॉक किसकी ओर प्रभावित होते हैं? तो गाइस, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर वो प्रभावित होते हैं। कौन सी एक भू संपर्कन या अर्थिंग विधि नहीं है? तो भू संपर्कन जिसे हम अर्थिंग विधि के नाम से भी जानते हैं वो नहीं है। तो गाइस, रस्सी के माध्यम से भू संपर्कन होना एक अर्थिंग विधि नहीं कहलाता। पी प्रकार का अर्धचालक बनने के लिए किस में से कौन सी अशुद्धियों का इस्तेमाल किया जाता है? तो गैलियम में यूज करते हैं। किसी मशीन पर केवल लोड धारा ले जाने वाली वाइंडिंग को क्या कहा जाता है? आर्मेचर वाइंडिंग। वर्ग एक प्रकार के प्रवर्तक यानी कि एम्पलीफायर होते हैं, उनमें चालन का मान क्या होता है? तो प्रवर्तक यानी कि एम्पलीफायर, उनका चालक का मान क्या होता है? पूर्ण चक्र। वह क्या होता है जो यूजेटी की हानि का वर्णन करता है? तो गाइस, उपर्युक्त प्रावधान प्रदान करने में असमर्थता। एसी सर्किट ब्रेकर डीसी सर्किट ब्रेकरों की तुलना में क्या होते हैं? तो जो एसी सर्किट ब्रेकर होते हैं वो उनसे सस्ते होते हैं। कौन सा डीसी ट्रांसमिशन लाइन की तुलना में एसी ट्रांसमिशन लाइन के लाभ को परिभाषित करता है? तो गाइस, जो डीसी ट्रांसमिशन प्रणाली है वो अधिक जटिल और महंगी होती है, और ऑन दी अदर हैंड जो एसी ये सर्किट ब्रेकर होते हैं, जो एसी ट्रांसमिशन लाइंस होते हैं, ये इन कंपैरिजन टू डीसी सस्ते होते हैं। जेएफईटी को चलाने के लिए किस प्रकार के मापदंड का उपयोग किया जाता है? तो वोल्टता का यूज किया जाता है। बाइनरी संख्या प्रणाली में सत्य अवस्था यानी कि ट्रू स्टेट का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया जाता है? सो लॉजिक 1 इज द करेक्ट आंसर हियर। इंसुलेटिंग तेल यानी कि रोधन तेल में मुख्य सामग्री क्या यूज होती है? तो गाइस, उसमें तीन चीजें यूज करी जाती हैं, नेफ्था, अरोमेटिक और पैराफिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक इलेक्ट्रॉन एक निचली कक्षा से ऊपरी कक्षा में पहुंचता है तो उसे हम क्या कहते हैं? और उस समय क्या होता है? प्रकाश अवशोषित होता है। किस प्रकार के ऊर्जा स्रोतों को ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत माना जाता है? तो गाइस, कोयला ऊर्जा इज द करेक्ट आंसर। डीसी मशीन में गति क्या होती है? बैंक एमएफ के समानुपाती होती है। तो यहाँ पर बैंक एमएफ आपको याद रखना है, और फ्लक्स के व्युक्रमानुपाती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्रुवीकरण सूचकांक किस सूत्र द्वारा दिया जाता है? तो उसका जो सूत्र है वो है P1 इक्वल टू 10 मिनट रीडिंग बाय 1 मिनट रीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक मोटर चालू की जाती है तो आर्मेचर टर्मिनलों पर विकसित काउंटर ईएमएफ होता है, वो क्या होता है? तो उस समय वो शून्य यानी कि 0 होता है। एक एन प्रकार अर्धचालक में डोपिंग अशुद्धता को किस नाम से जाना जाता है? तो गाइस, दाता इज द करेक्ट आंसर। एक अर्धचालक में चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच जो ऊर्जा स्तर होती है वो क्या होता है? वो होती है 1 ईवी यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक डीसी मशीन की आघूर्ण और आर्मेचर की धारा विशिष्टताओं को किस नाम से जाना जाता है? तो वो विद्युतीय विशिष्टताओं के नाम से जाना जाता है। पी प्रकार के अर्धचालक के लिए डोपिंग के रूप में किस समूह के तत्वों का इस्तेमाल किया जाता है? तो ग्रुप 3 यानी कि समूह 3 का इस्तेमाल किया जाता है। अगला सवाल, कौन सी ऊर्जा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? तो ज्वारीय ऊर्जा इज द करेक्ट आंसर।
चालक का आकार निर्धारित करने के लिए किस बिंदु को ध्यान में नहीं रखा जाता है? नोट कीजिएगा, नहीं रखा जाता है। तो गाइस इंसुलेटर की जो गुणवत्ता होती है उसको इस चीज के लिए ध्यान में रखने की कोई जरूरत नहीं होती है। सो गाइज दैट्स इट। वो थे वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपको अभी 11th ऑफ मई 2024 के आपके उत्तर प्रदेश का जो मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन वाला एग्जाम होने वाला है उसमें देखने मिलेंगे। सारे क्वेश्चन जितने भी मैंने आज इस वीडियो में शेयर करे हैं अच्छे से रट लेना, बिकॉज इसके बाहर आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। ये वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि हमने प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं उनको एनालिसिस करके कि कौन से फ्रीक्वेंटली पूछे जा रहे हैं, किस तरह के सवाल आ रहे हैं, वो सब कुछ एनालिसिस करने के बाद आपके लिए लाया है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल इन्फो आइलैंड, और बने रहिए हमारे साथ इसी तरह से। और अपने यारों दोस्तों और परिवारजनों को भी प्लीज शेयर से कर देना, और जो भी लोग उत्तर प्रदेश का ये मेट्रो का एग्जामिनेशन देने वाले हैं उनको भी भेज देना, जो नहीं भी देने वाले हैं प्रिपेयर कर रहे हैं उनको भी भेज देना। ओके गाइस, सो थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, एंड यस वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो।